Hi to all my future fashion designers. My name is Anuradha and welcome back to our channel. पिछले क्लास में आपने सीखा कि किस तरह से जितने सारे सीम्स थे उसको मशीन से कैसे करते हैं और किस तरह के सीम्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हो कितने टाइप के ऐसे स्टिचेस होते हैं जो कि हाथ से किए जाते हैं। तो आज की क्लास में आप हैंड स्टिचेस सीखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें हैंड स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें नीडल चाहिए और ये दो टाइप की नीडल है मेरे पास। एक बहुत पतली है, देख सकते हो आप लोग, ये मुड़ भी जाती है, इतनी पतली है, और ये थोड़ी सी उससे थिक है, मोटी है। अब जो नेक्स्ट है वो है थ्रेड कटर। ये जो है इसको नीडल थ्रेडर बोलते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर जहाँ पर नीडल में थ्रेड को इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये हेल्प करता है एक तरह से। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देन थ्रेड चाहिए, देन हमें चाहिए सीजर, पेन और एक ग्लू। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीडल में थ्रेड कैसे इंसर्ट करना है। तो नॉर्मली जब हम लोग नीडल में थ्रेड इंसर्ट करते हैं तो ईजिली हो जाता है, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत पतले वाले जो नीडल होते हैं उनमें थ्रेड इंसर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बार बार वो इधर उधर मूव होते हैं, जाते ही नहीं हैं, या फिर थ्रेड फट जाता है। तो इसके लिए ये वाला जो नीडल थ्रेडर है वो हेल्प करता है। आप इजीली इससे देखो आप निकाल सकते हो। और इसे मैंने नॉट कर दिया। ये जो दूसरा वाला नीडल है जो कि बहुत पतला है, बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो इसमें हमने इसको इस तरह से लगा तो दिया, लेकिन जब हम थ्रेड को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और खींचेंगे इसको जैसे हमने पहले वाले नीडल में किया था, तो ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नीडल बहुत पतला है और उसमें डबल थ्रेड जाएगा ही नहीं। क्योंकि ये खींच जो रहा है तो ये डबल थ्रेड करके खींच रहा है ना, फोल्डेड वहाँ पर हो जा रहा है। तो ये जो नीडल है वो सिंगल थ्रेड के लिए ही है, उसमें डबल थ्रेड जा ही नहीं सकता है। इस वजह से वो वहाँ पर अटक रहा है, खींचने में निकलेगा ही नहीं। मैं अगर ज़बरदस्ती इसको खींचूँ भी तो ये टूट जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, 2-3 खराब हो गए हैं इसी चक्कर में कि नहीं मैं निकाल के ही रहूँगी, तो उस टाइम पे ये टूट जाता है लेकिन निकलता नहीं है थ्रेड वहाँ से। ऐसे तो हम लोग कभी कभी होता है ना कि थ्रेड लगाते हैं, लग जाता है इजीली, तो इसमें लग गया, जैसे इजीली लग गया आज। बट समटाइम्स नहीं लगता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं कि क्यों नहीं लग रहा है। तो उस टाइम पर क्या करना है, ग्लू की हेल्प लेना है। ऐसे ग्लू आप लगा लो थ्रेड में और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सूखने दो और जो भी एक्स्ट्रा ग्लू है उसको निकाल दो। तो इससे क्या होता है, जो थ्रेड होते हैं धागे वो टाइटली एक साथ हो जाते हैं और फिर वो थोड़ा सा उसमें स्टिफनेस भी आ जाती है, तो वो मूव नहीं होता है, टेढ़े मेढ़े से नहीं होते हैं थ्रेड, तो और फटता भी नहीं है, तो ईजिली ये लग जाता है इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, आप लोग यूज कर सकते हो अगर नीडल में थ्रेड लगाना हो तो, बहुत पतली नीडल हो तो। बाकी के लिए तो वो नीडल थ्रेडर है, बट इतने पतले के लिए ज़रूरत है ये टेक्निक। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग, हैंड स्टिचिंग। तो ये फैब्रिक है और ये 2 टुकड़े हैं फैब्रिक के और इसे हम लोग स्टिच करेंगे हैंड के थ्रू। तो ये नॉर्मली हम लोग कच्चा धागा जिसे बोलते हैं, या फिर अगर टेक्निकली वर्ड में बोला जाए तो इसे रनिंग स्टिच बोलते हैं, जो कि आप लोग एम्ब्रॉयडरी के क्लास में भी सीखोगे। तो ये एक तरह से रनिंग स्टिच है, सिर्फ रन करते हुए स्टिच कर देना है। तो ये इतना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्रॉड लिया है, ऐसे मतलब कच्चा धागा अगर चलाना हो तो इतना ब्रॉड चलता है, या फिर इससे भी ज़्यादा। जब ब्लेजर वगैरह में आप देखोगे स्टिच हम लोग करेंगे तब देखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग को चीज़ों को प्लेस करके रखना रहता है स्टिचिंग से पहले, क्योंकि स्टिच करते वक्त में भी वो इधर उधर मूव हो जाए, तो इसीलिए पिन भी लगाने के बावजूद नहीं हो पाता है, क्योंकि पिन में भी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे कच्चा धागा हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से। और अगर आपको मान लीजिए कहीं कहीं ज़रूरत है स्टिच करने की जहाँ पर मशीन नहीं है, हैंड से स्टिच करना है, फिक्स करना है प्रॉपर, तो आप इसी स्टिच को छोटा छोटा कर दो, जैसे कि ये वाला दूसरे पार्ट में मैं करके बता रही हूँ आपको।
तो इसे छोटा छोटा अगर कर दोगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा, स्टिच हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कहीं गए हो और आपके ड्रेस का या फिर बैग का या किसी चीज़ का सिलाई है जो निकल गई है, तो वहाँ पर आप ऐसे रनिंग स्टिच की हेल्प लेकर के कर सकते हो, बहुत ईजिली ये हो जाता है। तो ये है फटाफट करने के लिए पहला स्टिच। अब जो है वो है बैक स्टिच। अगर आपको बहुत फटाफट करना है स्टिच तो रनिंग स्टिच कर सकते हो, और थोड़ा टाइम दे करके करना है तो बैक स्टिच कर सकते हो। ये भी मतलब आपको स्टिच करने के लिए ही है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। अगर आपके पास वहाँ पर मशीन अवेलेबल नहीं है, आपको हाथ से करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और इसमें आप देखो तो जो स्टिच है वो बिल्कुल पास पास होती है, बिल्कुल जैसा लगता है कि मशीन से हुआ हो। तो इसमें भी आप फटाफट कर सकते हो बिना मतलब लाइन बनाए हुए। कोई बड़ा स्टिच ले रहे हो, कोई छोटा स्टिच ले रहे हो, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो ये है थोड़ा सा टाइम टेकिंग, और ये मैं आपको बहुत फास्ट करके बता रही हूँ, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता है। तो ये तो है कि आपने बहुत जल्दी में कर लिया तो टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं ये थोड़े से। आप देखो तो ये टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, थोड़ा स्टिचेस भी बड़े छोटे लग रहे हैं। बट अगर आपको प्रॉपर कहीं ऊपर के साइड में दिखाना है, मान लीजिए कि अंदर के साइड में कहीं स्टिच करना है इनर साइड में, तो इतना चल जाता है। बट अगर ऊपर की साइड में है और अच्छे से दिखना है कि मतलब लगे कि हाँ भाई मशीन से स्टिच करा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा एक तो रेफरेंस लाइन ले लो ताकि वो लाइन पर रहे, बिल्कुल इधर उधर मूव ना हो। और साथ ही में आपको जो स्टिच की जो लेंथ है तो वो आपको कोशिश करनी है कि सेम ही रहे, मतलब एक डिस्टेंस पे मेंटेन होते हुए आगे की तरफ बढ़े। तो इस तरह से ये थोड़ा सा उससे टाइम टेकिंग होता है, ये इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बट हाँ, ये अगर आपने स्टिच कर दिया तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। मतलब आप एक तरह से देखा जाए तो ये मशीन से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बैक में जो थ्रेड होते हैं ना डबल हो जाते हैं, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है एक तरह से। तो जहाँ पे आपको मजबूत स्टिच देना है और थोड़ा सा अच्छा देना है, तो वहाँ पर आप ये स्टिच कर सकते हो प्रॉपर फिक्स करने के लिए। तो इसके बाद आपको मशीन की चलाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसे बैक स्टिच बोलते हैं, और इसे आप लोग एम्ब्रॉयडरी के क्लास में भी सीखोगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। तो ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है एंड बैक से कुछ ऐसा दिखता है। बैक से ये देखो आप डबल हुआ है ना इसमें स्टिच, ये इसीलिए मजबूत हो जाता है रनिंग स्टिच के मुकाबले। अब जो नेक्स्ट है वो है हेमिंग, और ये विजिबल हेमिंग है। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद थ्रेड को कुछ इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे ताकि जो नॉट है वो नहीं दिखाई दे, और नीडल को इस तरह से आपको पास करना है फैब्रिक से क्रॉस करते हुए। देखो आप किस तरह से नीडल को किस तरह से मूव करते हुए इसको करना है। तो ये कुछ इस तरह से होता है और फ्रंट में कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखो इसको किस तरह से करना है ध्यान से। ये एक साथ नीडल में लेकर के कर सकते हैं या फिर सिंगल भी कर सकते हैं। जैसे सिंगल यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो आप। सिंगल में थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है, और इस तरह से अगर करते हैं नीडल वाला तो ये बिल्कुल अच्छे से क्रॉस होता है, और साथ ही में जो डिस्टेंस होता है मेंटेन होता है। तो इस तरह से इजीली हो जाता है, बार बार हाथ को ऊपर की तरफ थ्रेड को खींचने में मेहनत नहीं करना पड़ता। 3 4 5 ऐसे स्टिचेस करके फिर उसके बाद उसको खींचते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी इजीली हो जाता है। तो ये है विजिबल हेमिंग, और इसका यूज हम लोग मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा हेमिंग के लिए करते हैं नेक पर, स्लीव पर, साड़ी के फॉल में, इस सब में यूज करते हैं हम लोग, ब्लाउजेज़ में। तो ये वाली हेमिंग हम लोग यूज करते हैं। एंड जो नेक्स्ट हेमिंग है वो है इनविजिबल हेमिंग, और इसमें भी सेम ही मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है जैसे विजिबल वाले में किया था। इसमें क्या होता है, जैसे हमने इस तरह से फैब्रिक को किया था, लेकिन अभी हम लोग इसमें दूसरे साइड से पकड़ेंगे, इसमें थ्रेड को वैसे इंसर्ट करेंगे, नॉट नहीं दिखेगा। और इसमें क्या करना है कि जो
दूसरा जो नीचे वाला फैब्रिक है उसमें हमें थोड़ा सा स्टिच करना है हल्का सा, और ऊपर में ला करके फिर हम उसको अंदर की तरफ से इसमें मूव कराना रहता है थ्रेड को। उसमें कैसे था, बाहर की तरफ दिख रहा था, लेकिन इसमें थ्रेड अंदर अंदर पास होता है। आप देखो किस तरह से हो रहा है, जहाँ से हमने नीडल को निकाला वहीं पर वापस नीडल को डाल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं स्टिच को। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, थ्रेड नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसको इनविजिबल हेमिंग बोलते हैं। और इसका यूज हम लोग मोस्टली ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर हमें स्टिच करनी है बट थ्रेड को नहीं दिखानी है, ऐसा लगे कि हाँ स्टिच करा हुआ है बट थ्रेड नहीं दिख रहा है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि हम इसको साड़ी के फॉल में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो विजिबल वाला हेमिंग होता है वो कभी कभी पायल में फंस के या फिर सैंडल में फंस करके टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह का जो हेमिंग है उसमें थ्रेड दिखता ही नहीं है तो फंसेगा ही नहीं, तो आप उस तरह से यूज कर सकते हो। फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है, फ्रंट से भी उतना ज़्यादा नहीं दिखता है इसमें। तो ये बहुत अच्छा हेमिंग है एक तरह से, जब आपको स्टिचेस को नहीं दिखाना हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, कोई भी फोल्डिंग होता है चाहे कुछ भी, लेकिन अगर डिज़ाइन के तौर पे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए स्लीव में हमने इसको टर्न किया है ऊपर की तरफ, लेकिन हमको इसके ऊपर स्टिच नहीं दिखाना है, तो हम इसको इनविजिबल हेमिंग के थ्रू कर सकते हैं फिक्स। वो मूव नहीं होगा और साथ ही साथ पता ही नहीं चलेगा कि स्टिच करा हुआ है, किस तरह से स्टिच करा हुआ है, क्योंकि स्टिच दिखेगा ही नहीं। तो इसका यूज हम लोग बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, आप लोग देखना कि और क्या क्या कहाँ कहाँ यूज करना है। बाकी के तो हम लोग जब आगे पढ़ोगे आप लोग, जब हम लोग स्टिच वगैरह करेंगे सब कुछ, तो उसमें मैं आपको बताते जाऊंगी कि हाँ कहाँ पर कैसे क्या किसको हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से ये इनविजिबल हेमिंग होता है। फास्ट करने में कितना मज़ा आता है ना, मतलब देखने में कितना मज़ा आता है फास्ट। काश रियल में भी इतना फास्ट हो पाता, बट इसमें भी टाइम टेकिंग लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत फास्ट होता है, ये टाइम टेकिंग होता है और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट होते जाता है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा आप लोगों को, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फास्ट करने लगोगे, और जब फास्ट करने लगोगे आप तो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो ईजी है बहुत। अब जो नेक्स्ट है वो है बटन लगाना और बटन होल बनाना। तो जो हमने हेमिंग किया था उसी को मैं ले रही हूँ, क्योंकि अगर बटन प्लैकेट और बटन होल प्लैकेट देखा जाए तो लगभग इसी तरह से वो भी फोल्डेड रहते हैं, इतने ही मोटे रहते हैं उनके भी फैब्रिक, तो इसीलिए मैंने इसी फैब्रिक को यूज किया है। तो बटन को लगाते वक्त, बटन तो बहुत ईजी है, आप लोग तुरंत सीख जाओगे। अगर नहीं लगाने आता है तो, लगाने आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एक देखो आप बटन में, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं या फिर सीधा भी स्टिच कर सकते हैं। तो इसमें बटन में जो दिया हुआ है, तो आप जब देखोगे तो इसमें सीधा के लिए ही दिया है, जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसमें मतलब कटा हुआ पार्ट है तो उसमें थ्रेड बहुत अच्छे से बैठ जा रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। समटाइम्स आप क्रॉस भी कर, देखो आप कैसे बैठ जा रहा है थ्रेड। तो समटाइम्स ऐसे हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं इसको। तो ये जब तक आपको करना है, जब तक कि आपको लगे कि हाँ चलो इनफ हो गया है, अब इतने पे मेरा बटन नहीं टूट के गिरने वाला है, उतना तक आपको, मतलब आपको जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ अब मेरा बटन नहीं टूट के गिरेगा, तब तक आपको करना है। बट इतना भी नहीं करना है कि मोटा हो जाए। अब जो बटन होल है उसके लिए क्या करना है, आप देखो इस तरह से बनाना है हमको। अगर मैं वहाँ पर लाइन बनाई थी जो पहले वाला, तो उस तरह से अगर करेंगे तो छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें बटन थोड़ा सा जाने में प्रॉब्लम करेगा। आप जब लगाओगे बटन को तो अच्छे से इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो, जैसे मैंने पहले बटन का रेफरेंस सर्कल लिया, देन उसमें थोड़ा सा छोड़ करके एक लाइन क्रिएट किया है, देन तब जा करके हम इसको क्या करेंगे, पहले जो लाइन मैंने बनाया है, अब देखो उस पर मैं स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने का मतलब ये है कि वो आप जब इस तरह से कट कर देते हो
नॉर्मली कट कर दोगे तो क्या होता है कि कभी कभी थ्रेड्स खुलने लगते हैं, और जब हम उसको बनाते भी हैं बटन होल को तो पीछे का जो फैब्रिक होता है वो समटाइम्स छूट जाता है आगे पीछे हो करके। और जब हम इस तरह से स्टिच कर देते हैं तो क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है, अपने जगह पे ही फैब्रिक रहती है। और फिर उसके बाद आपको इस तरह से बीच में से कट कर लेना है। अब इसको हमें कवर करना है थ्रेड की हेल्प से। तो जो ये प्रोसेस है, और इस स्टिच को हम लोग ब्लैंकेट स्टिच बोलते हैं, तो ये आपको एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस में भी सीखने को मिलेगा। ब्लैंकेट स्टिच थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, बट इसको हम लोग अगर पास करते हैं तो इसको कवर करने के लिए, जो बटन होल को कवर करने के लिए होता है, तो वो स्टिच हो जाती है। तो ये नॉर्मली ब्लैंकेट स्टिच ही बोलते हैं इसको, और इसे कुछ इस तरह से कवर करना है आपको। जब पहले मैं कवर कर रही हूँ तो इसमें जो थ्रेड है देखो आप कैसे निकल रहे हैं। तो मैंने पहले क्या किया कि थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टेंस पे, जैसे नॉर्मली ब्लैंकेट स्टिच होता है उस तरीके से मैंने कर दिया इसको। पहले एक लाइन क्रिएट कर दिया पूरा। उसके बाद मैंने जब डबल इसको स्टार्ट किया तब मैं बहुत पास में करके पूरा जो होल है उसको कवर किया है। मोस्टली आजकल कोई भी जल्दी हाथ से नहीं करता क्योंकि मशीन अवेलेबल है तो इजीली हो जाती है ये। क्योंकि हैंड से अगर करने जाए, अगर मान लीजिए शर्ट की बात मैं करूं तो मैं जब एक बार किया था शर्ट में तो लगभग मतलब पूरा दिन लग गया था, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है ये करने में। और साथ ही साथ जब आप इसको, और साथ में ध्यान भी देना रहता है कि हाँ पास मतलब करने के लिए और अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए। तो जब पहली बार आप करोगे पहला वाला तो थोड़ा सा बिगड़ेगा, क्योंकि तो बहुत दिन के बाद अगर आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस छूट जाती है, तो थोड़ा सा वो ख़राब होता है। तो इसीलिए एक तो पहले तो ट्राई करना पड़ता है 1-2 बना करके, देन तीसरे पर से थोड़ा सा हाथ फ्री हो जाता है और बहुत आसानी से होने लगता है। तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। अगर आप इसको बटन होल को बटन को बनाने के लिए अगर लेके जा रहे हो तो मशीन से बहुत इजीली बन जाता है। मतलब मशीन से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा बन करके। बट जो हैंड वाला होता है वो काफ़ी मज़बूत होता है, जो जल्दी ख़राब नहीं होता है कभी भी। तो ये आप मोस्टली ऐसी जगह पर यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इसका जो हमने इतनी मेहनत की है उस तो वर्थ है, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन सीखने का काम है, आप लोग सीखो कि किस तरह से करना है, जानना ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर कहीं करना हो तो इम्पॉर्टेंट है जानना, तो जानने के लिए हर चीज़ जानिए, बट करना कहाँ है नहीं करना है ये अपने ऊपर छोड़िए। चॉइसेस होनी चाहिए, तो अगर आएगा तब तो चॉइस होंगी ना, तो इसीलिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, जो बटन होल है इसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम। जैसे हम इसको ब्लैंकेट स्टिच कर रहे थे तो पहले कैसे कर रहे थे, ऊपर की तरफ में स्टिच जा रहा था, नॉट जो बन रहे थे। अभी हम बिल्कुल जो कट है वहाँ पर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। अभी आप देख लो दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगे, आप चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हैं, जहाँ पर जिसको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कॉर्सेट वगैरह में बनाते हैं या फिर कहीं पे जैसे सर्कुलर में बनाना हो, तो जो पहले में मैंने बनाया था वो ज़्यादा बेटर लगता है। और फॉर दिस बटन होल के लिए मुझे ये सेकंड वाला ज़्यादा बेटर लगता है। इसको मैंने काफ़ी फटाफट कर दिया है तो इसलिए थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, बट अगर इसको हम थोड़ा टाइम टेकिंग लेकर के पास में करें प्रॉपर अच्छे से तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। मुझे भी बहुत टाइम हो गया था किए हुए, तो इसीलिए अभी मैं 2-3 प्रैक्टिस के बाद जब बनाती तो काफ़ी अच्छा बनता है। शुरू में आपको फर्स्ट टाइम जब आप बटन लगाओगे तो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर शुरू में ही लूज रहेगा तो बार बार बटन लगाने पर वो ज़्यादा ही लूज हो जाता है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से बटन होल बनाते हैं और बटन को ऐसे लगाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हुक लगाना और हुक आई बनाना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी।
और वो भी हम लोग हाथ से कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको जानना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हुक लिया है एंड देन इसको बिल्कुल जो एज है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना रहता है, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैंकेट स्टिच कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और एक बात और मैं भूल गई थी बताना, जो थ्रेड है वो मैंने डबल रखा है। डबल रखने पर थोड़ा जल्दी हो जाता है और थोड़ा मोटा मोटा सा होता है अच्छे से। इसमें सिंगल भी रख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डबल ही रखना है, तो डिपेंड करता है आपको कि कहाँ कितना कैसे देना है। तो अगर जल्दी जल्दी करना है तो आप डबल कर सकते हो, और टाइम ले करके करना है। काफ़ी जो सिंगल वाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन वो बहुत पतला रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ही प्रॉपर, बहुत सही दिखता है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से ओवरलैप करना स्टार्ट किए हैं। हुक है वो उसको आगे से इस तरह से लॉक करेंगे, और लॉक करते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमारा जो स्टिच है वो बाहर की तरफ ना जाए। बाहर का जो फैब्रिक है उससे बस एक थ्रेड जो होता है उसको टच करके निकले, ताकि वो फैब्रिक इसके साथ अटैच भी हो जाए और जो थ्रेड है वो बाहर की तरफ दिखे भी नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो थ्रेड है उसको हमें बाहर की तरफ नहीं निकालना है, नहीं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि हम इधर तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और फ्रंट में पता नहीं जैसे तैसे थ्रेड निकलता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से इसको पूरा आप कवर कर लो। एंड इसको आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे उस तरफ से स्टार्ट करो। मुझे ऐसे हाफ से स्टार्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि हाफ से अगर हम इसको कवर कर देते हैं तो ये उतना ज़्यादा मूव नहीं होता है। तो इस तरीके से हाफ से करते हुए मैं सर्कुलर घुमा करके वहाँ पर लॉक कर देती हूँ मिड में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड इसको जब हम नॉट करेंगे तो इसको थ्रेड को थोड़ा आगे की तरफ करके कट करेंगे, और थ्रेड को बिल्कुल मिड में ही पास करना है, बाहर की तरफ में थ्रेड नहीं दिखना चाहिए। देखिए आप फ्रंट में बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका आई बनाएंगे जिसमें लॉक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसको रखेंगे प्रॉपर जहाँ पे हमको लगाना रहता है, और आई को कुछ इस तरह से बनाना रहता है यहाँ पर, ताकि जब उसको हुक में लगाएंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा हुक आई जो है वो बिल्कुल एज पर जहाँ पर स्टिच होती है वहीं पर करना रहता है, और बाकी का आप देख सकते हो कहाँ पे करना है, कैसे करना है। बट यहाँ पर रहता है तो वो प्रॉपर अच्छे से फिक्स रहता है, और हमारा जो डिस्टेंस रहता है गैपिंग का वो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रेसेस में हुक जब बहुत टाइट होते हैं तो वैसे उभरा उभरा सा दिखता है और वो अच्छा नहीं लगता है। बट इस तरीके से लगाने के बाद आपका जो उभरा हुआ जब वो खुल के भी ऐसे दिखेगा ना, तो वो फैब्रिक ही दिखेगा, नीचे का पार्ट ही फैब्रिक का दिखेगा, जो ये वाला पार्ट है, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरीके से हमें हुक जो आई है उसको थोड़ा सा पूरा अंदर की तरफ लेते हैं जहाँ पर स्टिच लाइन होती है। तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने देखा ब्लैंकेट स्टिच की तरह। तो ये छोटा छोटा ही रहता है, इसमें छोटा छोटा ब्लैंकेट स्टिच करना है, बस कवर करना है थ्रेड को। तो ये एक तरीका होता है कवर करने का। तो ये हमारा हुक एंड हुक आई बन गया है। बहुत आसान है, इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे हम तो बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे इतना मेहनत करके बनाना है क्या, बट करोगे आप तो इजीली बनता है। अब जो नेक्स्ट है वो है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे रील्स में भी और टिकटॉक में भी या फिर शॉर्ट्स में भी, कि जब गारमेंट कहीं से फट जाता है तो बीच में अगर स्टिचेज हो तो उसको कैसे जिगजैग करके हम स्टिच को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो जॉइंट हो जाता है, बिल्कुल उसका थ्रेड बिल्कुल नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि स्टिचिंग ही हुआ है। तो इसी तरह से उसको कैसे करते हैं ये देख लो आप लोग। इसको सिर्फ फैब्रिक में हमें थ्रेड को कुछ इस तरीके से पास कराना है, जिगजैग टाइप का, पहले उधर फिर देन इधर, और इधर पास कराते वक्त अंदर की तरफ में थ्रेड को रखना है। तो आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो इसको जिगजैग टाइप का करना है और देन उसके बाद इसको पुल करना है, खींचना है।
खींचने के बाद ये प्रॉपर ऐसे इसकी स्टिचेस नहीं दिखती है। तो अगर कहीं ऐसा है कि निकल गया है स्टिच लाइन और आपके पास मशीन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है स्टिच करने के लिए, तो आप इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो ये भी एकदम प्रॉपर स्टिच हो जाता है अच्छे से। ऊपर की तरफ से स्टिच करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि अंदर की तरफ से आप स्टिच नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर आप ऊपर की तरफ से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो उसके लिए ये स्टिच खास करके है। तो ये है हमारा हैंड स्टिचेज कंप्लीट हो गया है। होप आप लोग को सारे स्टिचेस समझ में आ गए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करना घर पर, जो भी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हाँ आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, क्या हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो जो भी डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।